उत्तराखंड, भारत। हिमालय की इन ऊंचाइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको चौंका कर रख देगा। एक ऐसी झील जो अकेलेपन और सन्नाटे में डूबी है, रूपकुंड। यहाँ सैकड़ों साल पुरानी हड्डियां बर्फ के नीचे छुपी हैं। आखिर कौन थे ये लोग और क्या था वो भयानक पल जिसने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कल्पना कीजिए, एक शांत झील, चारों ओर बर्फ, और अचानक वहां इंसानी कंकाल बिखरे हुए मिलते हैं। क्या यह कोई प्राचीन श्राप है या फिर एक खौफनाक हादसा? और सबसे बड़ी पहेली, इनकी मौत का राज क्या है? इस वीडियो में हम रूपकुंड के उस अंधेरे रहस्य को उजागर करेंगे जिसने सदियों से सभी को हैरान किया है। जवाब मिलेंगे, लेकिन क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो इन बर्फीली पहाड़ियों के पीछे छुपी है? तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। ये जो चप्पल है ये करीबन 11 नंबर की प्रतीत होती है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के जो इंसान थे वो कितने बड़े रहे होंगे। क्योंकि बाद में रिसर्चेस में जो कुछ भी पता चला वैसा कुछ दुनिया में कभी नहीं देखा गया। उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमयी झील के तौर पर बताती है। ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता भी नहीं है, वहाँ पर इतनी सारी हड्डियाँ आई कैसे? एक बहुत बड़ा रहस्य है कि कौन लोग हैं जो इसके अंदर मरे, कैसे मरे, कहां से आए। तो आखिर क्या हुआ होगा ऐसा उस जगह पे कि आज भी वहाँ पे 800 से 900 इंसानी कंकाल, इंसानी स्केलेटन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही सवाल मेरे मन में भी उठा जब मुझे पता चला कि हमारे इंडिया में भी एक ऐसी जगह है। तो मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह पे जहाँ पे इस सब चीज की शुरुआत हुई। तो इस वक्त मैं हूँ देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पहुँचना काफी मुश्किल है ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशंस, ड्यू टू द रोड कंडीशन। और ये जो जगह है ये चमोली के काफी अंदर है, तो मुझे काफी मेहनत लग गई यहाँ तक पहुँचने में। तो अभी तक जितना मुश्किल यहाँ पहुँचना है उससे काफी ज्यादा मुश्किल है यहाँ से उस जगह की ओर जाना जहाँ पे ये सब हुआ है। उस जगह का नाम है रूपकुंड, और रूपकुंड एक ऐसी लेक है जो चारों तरफ से घिरी है हिमालयों की बड़ी बड़ी पहाड़ियों से। तो अभी हूँ मैं कुलिंग नाम के एक छोटे से गांव में जहाँ से इस एक्सपीडिशन की शुरुआत होने वाली है। और इसके बाद मैं जाऊँगा जो तुम सामने पार एक वहाँ गांव देख सकते हो जिसका नाम है दिदना गांव। उस विलेज को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं इस सब एक्सपीडिशन का, क्योंकि उस विलेज के बाद, उस गांव के बाद कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मुझे इंसानों की बस्तियां या फिर कुछ ऐसे गांव मिलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इंसान नहीं है। तो शुरुआत करते इस एक्सपीडिशन की, हर एक्सपीडिशन की तरह चलते हैं वहाँ ऊपर हिमालयों में और एक्सप्लोर करते हैं। और ये एक्सपीडिशन भी होने वाला है मेरे बाकी सारे एक्सपीडिशन की तरह, जो मैं करने वाला हूँ बिल्कुल अकेला। यह बात है 1942 की। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस दौरान हरि किशन मधवाला आसिफ, जो नंदा देवी फॉरेस्ट रिजर्व में एक रेंजर थे, उन्होंने उत्तराखंड के बर्फीले पर्वतों में अपने एक अभियान पर निकलने का निर्णय लिया। हरि किशन हमेशा से हिमालय की सुंदरता और रहस्यों से मोहित रहे थे। उन्हें इस क्षेत्र में अनजानी जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन जब वह अपने साथियों के साथ एक कठिन चढ़ाई के दौरान थे, उन्होंने स्थानीय लोगों से एक रहस्यमयी झील के बारे में सुना जो कहीं छिपी हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस झील में कुछ अद्भुत और खतरनाक छिपा हुआ था। हरि किशन की जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने उस झील को खोजने का निर्णय लिया। कई दिनों की कठिन चढ़ाई और बर्फीले तूफानों से जूझने के बाद आखिरकार हरि किशन और उनकी टीम ने एक ऐसे स्थान पर कदम रखा जहां कुछ अजीब दिख रहा था। जब उन्होंने झील के पास जाकर देखा तो वे स्तब्ध रह गए। यह कोई साधारण झील नहीं थी। तो अभी मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, यहाँ ऊपर एक गांव है दीदना नाम का, उस गांव की तरफ जा रहा हूँ मैं। और आज का प्लान ऑफ एक्शन है कि मुझे दीदना गांव से भी ऊपर जाना है, जिस जगह का नाम है अली बुग्याल। तो ये दीदना गांव के बाद ना ही कोई गांव है ना ही कोई घर है। तो आज मुझे शाम होते होते उस जगह पे पहुंचना होगा
और मैं अभी चढ़ा हूँ नीचे कूलिंग से। कूलिंग एक मतलब दीदना जो है वो एक कूलिंग का ही पार्ट है। सर्दियों में जब बहुत बर्फ़ पड़ जाती है तो दीदना के लोग नीचे कूलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ही ठंड होती है और काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है। तो अभी मुझे पहुँचना है फ़िलहाल दीदना, और दीदना के बाद कोशिश करूँगा वहाँ से ऊपर अली बुग्याल पहुँचने की। हरि किशन और उनकी टीम ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। झील के चारों ओर और अंदर सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े थे। ये कंकाल बर्फ की चादर में लिपटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे वहां सदियों से थे। ये लोग कौन थे, कैसे मरे और क्यों यहाँ पड़े थे? ये सवाल उनके दिमाग में गूंज रहे थे। कुछ स्थानीय लोगों ने इसे देवी नंदा का श्राप बताया, जबकि कुछ ने इसे प्राकृतिक आपदा का परिणाम माना। तो मैं आ चुका हूँ उस गांव से थोड़ा काफ़ी ऊपर, और आज रात तक मुझे मतलब यहाँ से थोड़ा सा आगे रुकना है। तो आगे थोड़ी मेडोज़ है, तो वहाँ मैं रुकना और टेंट लगाने का मैंने सोचा था। तो शाम होने वाली और मैं पहुंच चुका हूं आज रात जहां पे मुझे रुकना है। यहाँ पे नीचे कुछ शेड जैसे है जो फॉरेस्ट वालों की तरफ से बनाए गए हैं, ताकि कोई अगर ऐसी जगह पे फंस जाए तो वो इन शेडों में रह सके और रात बिता सके। हालांकि अभी काफ़ी शाम होने वाली है, तो शाम को मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को अभी टेंट भी सेटअप करना है। तो कल सुबह ही दिखाऊंगा सीधे, और कल सुबह निकलेंगे हम फिर यहाँ से आगे की ओर। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रूपकुंड से जुड़ी पहली ऐसी कहानी जो लोग मानते हैं कि इस कारण की वजह से वहाँ पे लोग मरे थे इतनी तादाद में। 11वीं शताब्दी के आसपास कन्नौज के राजा जसधवल ने अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलम्पा के साथ नंदा देवी की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा का उद्देश्य तो पवित्र था, पर राजा के अहंकार और शाही ठाठ बाट ने इसे एक भव्य उत्सव में बदल दिया। उनके साथ राज दरबारी, सेवक और नाचने वाली कन्याएं भी थीं, जो इस धार्मिक यात्रा को और भी भव्य बनाने के लिए शामिल की गई थीं। कहते हैं यह देवी नंदा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जहां अन्य श्रद्धालु साधारण भाव से यात्रा करते थे, वहीं राजा का यह शाही प्रदर्शन देवी का अपमान था। जैसे ही राजा का काफिला रूपकुंड के पास पहुंचा, वहां का माहौल अचानक बदल गया। आकाश काले बादलों से ढक गया और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। फिर शुरू हुआ नंदा देवी का प्रचंड क्रोध। विशाल ओले आसमान से गिरने लगे, इतने बड़े कि लोगों को भागने का समय भी नहीं मिला। राजा, रानी और उनके साथ आए सभी लोग उसी क्रोध में मारे गए। कहते हैं रानी बलम्पा ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, पर देवी का श्राप इतना प्रबल था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्षों बाद जब शोधकर्ताओं और यात्रियों ने रूपकुंड झील के पास सैकड़ों कंकाल देखे तो वे हैरान रह गए। लेकिन स्थानीय लोग सदियों से इस त्रासदी की कहानी सुनाते और अपने लोक गीतों में गाते आए हैं। यह भी कहा जाता है कि जब आप रूपकुंड जाते हैं तो वहां की हवाओं में उन आत्माओं की चीखें महसूस की जा सकती हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के बज रहे 5:30 और मैं उठ चुका हूँ। मैं हालांकि काफ़ी जल्दी उठ चुका था, 4 बजे उठ चुका था। तो मैं काफ़ी टाइम से सनराइज़ का वेट कर रहा था। तो अब सनराइज़ हो चुका है। आज का प्लान क्या रहेगा? तो आज का प्लान रहेगा इन पहाड़ियों को क्रॉस करके यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर आगे की तरफ जाना। मतलब जहाँ पे रूपकुंड है, रूपकुंड के मतलब एकदम 2 या 3 किलोमीटर नीचे पहुँचना है आज शाम तक। तो कोशिश तो पूरी रहेगी कि मैं आज शाम होते होते उस जगह पे पहुँच जाऊँ। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, सनराइज देखते हैं, और जैसे सनराइज होता है फिर यहाँ से आगे चलना स्टार्ट करते हैं। आइए अब रूपकुंड में पाए जाने वाली हड्डियों की दूसरी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। 1940 के दशक में
जब रूपकुंड झील में कंकालों की खोज एक वन रेंजर द्वारा की गई तो व्यापक अटकलें लगाई गईं कि ये अवशेष जापानी सैनिकों के हो सकते हैं। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश भारत में यह आशंका थी कि जापानी सैनिक हिमालय के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे होंगे। जब इंसानी अवशेष मिले तो ब्रिटिश अधिकारियों को शुरू में शक हुआ कि ये कंकाल किसी जापानी सेना की इकाई के हैं जो भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि आगे की जांच के बाद यह साफ हो गया कि ये अवशेष बहुत पुराने थे। रेडियो कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक अध्ययनों ने बाद में यह साबित किया कि ये कंकाल 9वीं शताब्दी यानी 850 ईस्वी के आसपास के थे और इनका जापानी सैनिकों तथा राजा से कोई संबंध नहीं था। कंकालों पर मिले घाव भी युद्ध से संबंधित नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें पीछे से सर पर किसी चीज से मारा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत में जापानी सेना के आक्रमण का डर था। इतनी दुर्गम जगह में कंकाल मिलने के कारण यह आशंका बढ़ गई कि ये अवशेष जापानी सैनिकों के हो सकते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण ने इस थ्योरी को गलत साबित किया और कंकालों को कई शताब्दियों पहले का पाया, जो द्वितीय विश्व युद्ध से काफी पहले का था। हालांकि यह कहानी तथ्य पर आधारित नहीं थी, लेकिन जब तक वैज्ञानिक अध्ययनों ने सच्चाई उजागर नहीं की, तब तक यह रूपकुंड झील के रहस्य को और बढ़ाती रही। आप लोग मेरे पीछे माउंट नंदा देवी देख सकते हो। नंदा देवी को 1808 में हुए गणनाओं से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था, जब यह साबित हुआ कि धौलागिरी उससे ऊंचा है। नंदा देवी 27वीं सदी तक भारत का सबसे ऊंचा पर्वत था, जब सिक्किम, जो 1948 तक एक स्वतंत्र राज्य था और उसके बाद भारत का संरक्षित राज्य बना, भारत का हिस्सा बन गया। नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसके पश्चिम में आर्षी गंगा वैली और पूर्व में गौरी गंगा वैली है। नंदा देवी छोटी, जिसका मतलब आनंद देने वाली देवी होता है, गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय की संरक्षक देवी मानी जाती है। इसकी धार्मिक महत्ता और नाजुक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 1983 में इस छोटी और उसके चारों ओर के पर्वतों के घेरे को, जिसे नंदा देवी अभयारण्य कहा जाता है, स्थानीय लोगों और पर्वतारोहियों के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो लगभग 6 से 7 घंटे के ट्रैक के बाद मैं पहुंच चुका हूं इस जगह पे। इस जगह को कहते हैं बागोबासा और यहाँ से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर आगे ही है रूपकुंड लेक। अभी बज रहे हैं 5। अगर मैं अभी जाऊँगा तो अभी जाके रूपकुंड कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, धुंध ही धुंध है। तो बेटर यही होगा
कि मैं आज रात यहाँ पे स्टे करूँ और फिर कल सुबह जाऊँगा रूपकुंड की तरफ और मैं चले जाता हूँ अपने शेड के अंदर। काफ़ी ठंड हो रही है, शाम का वक्त है, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी थक भी चुका हूँ मैं, और कल सुबह आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के बज रहे 5:30 और मेरे पीछे तुम देख सकते हो जहाँ मैं कल रात रुका था वो पीछे शेड से दिख रही होंगी तुम्हारे को, बहुत छोटे। तो सुबह करीबन 4:30 के आसपास में वहाँ से निकला था और मेरे को यहाँ पहुँचते पहुँचते आधा घंटे लग गया, आधे से घंटे लग गया। और अब मेरे को जाना है ये जो तुम पार चढ़ाई देख रहे हो, इस पहाड़ को क्रॉस करके वहाँ पर है द फेमस रूपकुंड लेक। तो आधा घंटा लग जाएगा कम से कम मुझे वहाँ पहुँचने में। तो रास्ता काफ़ी अभी तक तो आसान ही था, पर अब मेरे को चढ़ाई देख के लग रहा है कि रास्ता काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुंचना होगा और वहां पे शूट करना होगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी लेट हो गया, जैसे ही सनराइज होगा आसपास बादल आ जाएंगे और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होगा। तो उस कोहरे से बचने के लिए मुझे फटाफट जाके शूट करके वापस आना होगा। तो अब मिलते तुम्हारे से सीधा रूपकुंड लेक पर। तो अभी जो तुम ये चट्टान सी देख रही हो, पहाड़ सा देख रहे हो, इस पहाड़ को क्रॉस करना होगा मेरे को, फिर वो लेक आएगी। तो मैं अपने साथ कोई भी ऐसा सामान नहीं लाया हूँ, क्योंकि मैं सारा सामान अपने शेड में ही छोड़ के आया हूँ, क्योंकि बस मैंने जाना है और वापस आना है, मैंने वहाँ रुकना नहीं है। तो सामान की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो फटाफट से चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ रूपकुंड। यहाँ से बस ये जो मेरे पीछे तुम पहाड़ देख सकते हो, मेरे को बस इस पहाड़ को चढ़ना है और इसके बिल्कुल ऊपर है रूपकुंड लेक। तो मेरे सामने है कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स जो पाए गए हैं फेमस रूपकुंड लेक के बिल्कुल आसपास में। तो इसके पीछे काफ़ी राज है, काफ़ी बातें, ये कहाँ से आए, क्यों आए। जैसे कि तुम देख सकते हो, इंसानों की हड्डियाँ अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, यहाँ तक कि उन लोगों के दांत भी दिख रहे हैं जो लोग यहाँ पे मरे हैं। और तुम ह्यूमन ब्रेन का स्केलेटन भी देख सकते हो और काफ़ी हड्डियाँ भी यहाँ पड़ी हुई है। और ये हड्डियाँ कम से कम मतलब ऐसा है कि 6 से 7 फीट लंबे आदमियों की है। और यहाँ आसपास में मतलब यहाँ पूरे एरिया में उत्तराखंड में तो आपको पता है लोगों की हाइट कितनी 5 से 6 फीट हो सकती है। ये जो यहाँ पे हड्डियाँ रखी है ये तो लोगों ने इधर उधर से इकट्ठा करके हड्डियाँ रखी है। यहाँ पूरे तालाब में पूरे आसपास में स्केलेटन ही स्केलेटन है। ये तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वो स्केलेटन ये जो ऊपर से पत्थर से गिर रहे हैं इनके नीचे आ चुके हैं। वरना कुछ सालों पहले लोगों की मानी जाए तो इस लेक के आसपास स्केलेटन ही स्केलेटन थे चारों तरफ। तो समय बीतता गया और वो स्केलेटन्स कुछ लेक के अंदर है
और कुछ इन पत्थरों के नीचे आ चुके हैं। तो ये कुछ बचे कुछ स्केलेटन्स है और आसपास छोटे मोटे टुकड़े हैं इंसानी हड्डियों के। तो काफ़ी बातें हैं इस लेक के बारे में भी, काफ़ी मिस्टीरियस लेक है ये पूरे इंडिया में, शायद पूरे वर्ल्ड में भी। जब डीएनए रिसर्च हुई इन हड्डियों के ऊपर तो पता चला कि ये जो लोग हैं, जैसा कि तुमने स्टोरी में सुना ही होगा कि ये जो लोग हैं ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ये लोग साउथ ईस्ट एशिया या फिर कहीं बाहर के हैं। 2019 में हुए शोध में वैज्ञानिकों ने कंकालों पर उन्नत जेनेटिक और आइसोटॉपिक विश्लेषण किया, जिसने आश्चर्यजनक परिणाम दिए। इस शोध में यह पता चला कि ये सभी कंकाल एक ही समय या समूह से नहीं थे, बल्कि कंकाल दो अलग अलग समूहों से संबंधित थे, जो अलग अलग टाइम पीरियड से संबंध रखते हैं। पहले समूह के लोग लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी, लगभग 800 ईस्वी के समय के थे। इनके डीएनए से यह पता चला कि इनका आनुवंशिक संबंध दक्षिण एशियाई आबादी से था, यानी ये भारतीय उपमहाद्वीप के स्थानीय लोग थे। अथवा सबसे आश्चर्यजनक खोज यह थी कि दूसरा समूह 17वीं से 20वीं शताब्दी, 1600 से 1920 ईस्वी के समय का था। इन व्यक्तियों के डीएनए से पता चला कि इनका आनुवंशिक संबंध आज के भूमध्य सागर क्षेत्र मेडिटेरेनियन के लोगों से था, विशेषकर ग्रीस या क्रेट द्वीप से। यह खोज कई सवाल खड़े करती है। भूमध्य सागर के लोग हिमालय की ऊंचाइयों में कैसे पहुंचे? क्या ये भी किसी तीर्थ यात्रा पर आए थे? इस बात का जवाब अभी भी अस्पष्ट है कि वे लोग इस क्षेत्र में क्यों आए थे और किस तरह उनकी मृत्यु हुई। कई कंकालों पर सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जो इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि ये लोग किसी भयंकर ओलावृष्टि का शिकार हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये लोग एक अचानक आई आंधी या ओलावृष्टि में फंस गए थे और बड़े ओलों से इनकी मृत्यु हो गई थी। वीडियो होती है यहीं पे खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने विचार कमेंट में साझा करो कि यहाँ पर ऐसा रूपकुंड में क्या हुआ होगा कि इतने लोगों के कंकाल आज भी यहाँ पे दफन है। धन्यवाद।